Greek word. History is a Greek word, historica. Historica, ठीक है ना? History is a Greek word, historica. Historica का मीनिंग क्या होता है बेसिकली? Historica means knowledge and evidence. Knowledge and evidence. ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर. नॉलेज कहां से आया और एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के अंदर? बिकॉज हिस्ट्री में कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, कोई भी वॉर, आप उसको ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वॉर कब हुई कब नहीं. उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए प्रॉपर वे में एविडेंसेस चाहिए. तो हिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एविडेंसेस. ठीक है, हिस्ट्री पूरी तरह से एविडेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है. अब एविडेंसेस कौन कौन से एविडेंसेस है हिस्ट्री के अंदर? देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंसेस इन हिस्ट्री. फर्स्ट है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस. एंड सेकंड एविडेंसेस है लिटरेरी एविडेंसेस. लिटरेरी एविडेंसेस, राइट? तो इन एविडेंसेस के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं लाइक कौन सा इंसिडेंट हिस्ट्री में कब हुआ. ठीक है, तो पहली चीज तो क्या है? एविडेंसेस इंपॉर्टेंट है. और ये एविडेंसेस हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये एविडेंसेस हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं. एग्जांपल, किस तरह से नॉलेज? जैसा कि हम लिटरेचर का एग्जांपल लेते हैं, अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक बुक है रोट बाय चाणक्य. किसने लिखी थी? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी. अभी अर्थशास्त्र हिस्ट्री में क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको? क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है? ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन इकोनॉमी के बारे में, मौर्यन सोसाइटी के बारे में. क्लियर? उसी तरह से आप एक और लिटरेरी एविडेंसेस की बात करो. फॉर एग्जांपल इंडिका. इंडिका रोट बाय मेगास्थनीज. किसने लिखी थी इंडिका? मेगास्थनीज ने लिखी थी. अब इंडिका आपको क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है? इंडिका आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है अबाउट मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड संगम एज, इन दोनों के बारे में. तो ये क्लियर हो गया आपको कि व्हाई इंपॉर्टेंट एविडेंसेस एंड नॉलेज इन हिस्ट्री. जब आप हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है आपका? कि हिस्टोरिका को समझना, कि हिस्टोरिका वर्ड से ही हिस्ट्री वर्ड आया है और हिस्टोरिका वर्ड क्यों यूज किया गया है? बिकॉज एविडेंसेस के बेसिस पे और नॉलेज के बेसिस पे, और इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे आपकी कंप्लीटली हिस्ट्री डिपेंड है. इसी के ऊपर टिकी हुई हिस्ट्री. अगर हमारे इंडिया के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई भी चीज को, या कोई भी अगर जैसे कोई नई खुदाई होती है, नया कोई साइट डेवलप होती है या मिलती है, तो उसको कौन डिसाइड करेगा कि ये हिस्ट्री में डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा. और किस बेसिस पे? एविडेंसेस के बेसिस. तभी तो उसको आप हिस्ट्री में प्रूफ किया जाएगा ना. तो ये चीज इंपॉर्टेंट. क्लियर है कि हिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम हिस्टोरिका, एंड हिस्टोरिका वाज ए ग्रीक वर्ड. हिस्टोरिका मीन्स नॉलेज एंड एविडेंसेस. क्लियर एंड सिंपल सा मीनिंग. ये भी कई बार लोग स्टार्टिंग में आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री. ठीक है ना? कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री? एरिस्टोटल. ठीक है. तो अब मेनली हम लोग जो आगे डिस्कशन कर रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स अकॉर्डिंग टू सोर्सेस. सोर्सेस के बेसिस पे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सोर्सेस के बेसिस पे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. कौन कौन से पार्ट हैं वो? देखो, फर्स्ट है आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, एंड थर्ड है हिस्टोरिकल
पीरियड। अभी आपको इंटरेस्ट आएगा काफी आगे। फर्स्ट है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, एंड थर्ड है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, क्लियर? तो हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस पे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल। अब बेसिकली इन तीनों में क्या डिफरेंस है देखो। प्री हिस्ट्री में क्या आता है? प्री हिस्ट्री के अंदर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अवेलेबल हैं, एंड लिटरेरी सोर्सेज और कंप्लीटली एब्सेंट। सोर्सेज कंप्लीटली एब्सेंट है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड। क्लियर? प्री हिस्टोरिकल पीरियड में ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे आपको क्या मिलेंगे? एविडेंसेस मिलेंगे, और वही एविडेंसेस आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें प्री हिस्टोरिकल पीरियड में कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं आपके? स्टोन एज। क्या आएगा इसके अंदर? स्टोन एज। ये प्री हिस्टोरिकल टाइम पीरियड का पार्ट है। क्लियर? सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा है? कि जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल है एंड लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल है, बट लिटरेरी सोर्सेज वर नॉट रीडेबल, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ा नहीं गया। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो इतनी टफ है कि अभी तक उसको क्लियरली पढ़ा नहीं गया। दोनों सोर्सेज अवेलेबल है बट लिटरेरी सोर्सेज रीडेबल नहीं है। तो यहां पर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्लस वैदिक पीरियड, प्लस वैदिक पीरियड। ये दोनों किसके अंदर आएंगे आपको? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर। क्लियर? देन थर्ड है हिस्टोरिकल पीरियड। आप इसको आराम से पेशेंस रख के समझने की कोशिश करो, अभी आगे आपको और अच्छे से इंटरेस्ट आएगा जब अभी हम फ्लो चार्ट बनाएंगे प्रॉपरली। ये जस्ट स्टार्टिंग है हिस्ट्री को कैसे पढ़ना। आपको हिस्ट्री की स्टार्टिंग की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है उनको डिस्कशन करेंगे, और आगे हम अभी फ्लो चार्ट को डिस्कशन करेंगे, तो वहां से आपको काफी सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो हिस्टोरिकल पीरियड क्या है? कि जहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल है प्लस लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल है, दोनों सोर्सेज अवेलेबल है। एंड यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज कंप्लीटली रीडेबल, यहाँ पर लिटरेरी सोर्सेज को पढ़ा जा सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है, और उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी हिस्ट्री लिखी गई आगे की। तो यहाँ पर कहां से लेके कहां तक हिस्ट्री आएगी आपकी? फ्रॉम महाजनपदास टू 1947, फ्रॉम महाजनपदास टू 1947, यानी कि 600 बीसी से लेके 1947 तक का जो हिस्ट्री का पार्ट है वो किसके अंदर इंक्लूड होगा? हिस्टोरिकल पीरियड के अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर? हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं सोर्सेज के बेसिस पे। अभी आगे डिस्कशन करेंगे, आपको ये आ रहा होगा कि नहीं एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तो डिस्कस ही नहीं किया, अभी उनको भी डिस्कशन करेंगे कि एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न किस बेसिस पे डिवाइड हुए हिस्ट्री के अंदर, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्लियर? तो ये तो है डिवीजन। नेक्स्ट अब हम हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है एंशिएंट का, मेडिवल का, मॉडर्न का, उसको फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं, और वहां से आपको क्लियरली हिस्ट्री की पिक्चर माइंड में फिट हो जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको लगेगा कि नहीं कंसेप्चुअल बेसिस पे भी हिस्ट्री को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का सिलेबस विद फ्लो चार्ट। तो हिस्ट्री के अंदर हमारी जो हिस्ट्री है, बेसिकली हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती है आपको? आप पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, या स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना जरूरी। कई बार आप स्कूल में जाओगे, स्टूडेंट आपसे पूछ लेंगे कि सर हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना पड़ता है, तो ये भी आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा, इसका आंसर देना पड़ेगा। बेसिकली हिस्ट्री
क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारे कंट्री के अंदर काफी लंबे टाइम से जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्याएं चल रही है, उनका बेस कहां से है? उन सबका बेस हिस्टोरिकल बेस है। फॉर एग्जांपल, कास्टिज्म सिस्टम इंडिया के अंदर चला आ रहा है, वो कहां से आया है? वैदिक पीरियड से आया है। फॉर एग्जांपल, आप ये भी देखो, कश्मीर इशू जो चल रहा है, ये कहां से, इसका बैकग्राउंड कहां से? वो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। कल्चर, जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, वो भी किसके अंदर पढ़ा जाता है? वो भी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। अगर हम इंडिया के अंदर रहकर के, हमारे स्टेट के अंदर रहकर के हमारे कल्चर को नहीं जानेंगे, जानना जरूरी है, तो ये भी किसका पार्ट है? ये भी हिस्ट्री का पार्ट है। तो कल्चरली, ठीक है ना, हमारी पहले क्या चीजें थी, पहले क्या नहीं थी, ठीक है ना, इन सबको जानने के लिए हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है। यानी कि सोसाइटी की समस्याएं क्या थी, पॉलिटिकल समस्याएं क्या थी पहले, तभी तो हमें पता लगेगा ना सारा। इसलिए हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री का फर्स्ट बेसिकली जो चैप्टर आपका स्टार्ट होता है, वैसे तो सोर्सेज से स्टार्ट होता है, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मेनली जो चैप्टर आपका हम डिस्कशन कर रहे हैं सिलेबस में, वो कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का पहला इंसिडेंट था, पहली घटना थी, पहली घटना थी। देखो इसका टाइम पीरियड, अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुछ एनसीईआरटी की बुक्स में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहां से आ जाता है। 4 डिफरेंट हिस्टोरियंस की कोटेशन के बेसिस पे अलग अलग टाइम पीरियड फ्रेम होगा, उनको मैच करना है कि भी लेटेस्ट टाइम पीरियड क्या डिसाइड किया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कुछ बुक्स के अंदर 2350 बीसी से लेके और 1750 बीसी भी डिसाइड किया गया इसका टाइम पीरियड। बट अभी लेटेस्ट 2 साल पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आईआईटी कानपुर की रिसर्च के बेसिस पे इसका टाइम पीरियड चेंज कर दिया। अब क्या टाइम पीरियड कर दिया है इसका? 3300 बीसी से लेके 1350 बीसी तक क्या टाइम पीरियड हो गया किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसको ढंग से ध्यान रखना, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। मोस्टली स्टूडेंट इसी को करके आ जाएंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा, जबकि लेटेस्ट के अकॉर्डिंग चलना आपको, क्योंकि हिस्ट्री में भी करंट आ जाता है कई बार। करंटली जो इन्फॉर्मेशन उसको ध्यान में रखना होगा। अभी लेटेस्ट मणिपुर के अंदर कुछ आर्कियोलॉजी के सर्वे ने कुछ खुदाई करवाई थी, वहां से कुछ निकले, जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ एंशिएंट टाइप की साइट्स मिली है, उनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन was the first urban civilization of Asia। एशिया की पहली क्या थी? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। देखो एक तो ये चीज ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं, डिटेल में तो आगे करेंगे। was the first urban civilization of एशिया। एंड इसके साथ साथ कौन कौन सी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी ये भी आपको ध्यान में रखना है। इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, हांगो सिविलाइजेशन थी, और चौथी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर थी। इन सभी सिविलाइजेशन के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी अच्छी कंडीशन में थी, डेवलप फेज में थी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज टाउन प्लानिंग। किस चीज के लिए फेमस थी ये टाउन प्लानिंग के लिए फेमस थी। अब कई बार आपके मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, जो सेकंड पार्ट जैसे आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपका रिटर्न होगा, तो रिटर्न में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट वर द सिमिलरिटीज बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग एंड मोदी गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। जैसे अरुणाचल के अंदर भी पासीघाट को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया है, और भी जो है, तो क्या सिमिलरिटीज रही है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग? कुछ तो सिमिलरिटीज है ना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टाउन से प्रॉपर प्लान्ड सिटीज थे, वहां पर जो है ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वे में था, रोड काफी अच्छे थे, साफ सफाई का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता था। अब उसी तरह से आज के जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चलाए गए उनमें भी क्या ध्यान रखा गया है? लाइट बिजली की प्रॉपर व्यवस्था हो, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर अच्छा हो, रोड अच्छे होने चाहिए, उसी सिस्टम पे है ना। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के मॉडल लॉन्च किया, मॉडल को एक्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है। तो काफी सारी चीजें आपको मिलेगी, कुछ चीजें कनेक्ट करके चलोगे, ठीक है। उसी तरह से यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में
सोसाइटी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, यहां से सोसाइटी बनना शुरू हो गई थी, ठीक है ना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है हिस्ट्री का, वो है वैदिक पीरियड। कौन सा? वैदिक पीरियड। देखो इसको ध्यान से समझना, जस्ट मैं ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं सिलेबस का एक फ्लो चार्ट के बेसिस पे, और ये फ्लो चार्ट से आपको डेफिनेटली 2, 3, 4 क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे आपको RT1 में, ठीक है ना। और हिस्ट्री की समझ भी आपको पता हो जाएगी, चैप्टर वाइज समझ। दूसरी चीज, हिस्ट्री के अंदर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आगे वाला चैप्टर है वो हमेशा पीछे वाले चैप्टर के साथ कनेक्टेड मिलेगा आपको, उसका कोई ना कोई कनेक्शन होगा। इस तरह से अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली हिस्ट्री आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी, अदरवाइज आपको बोरियत लगेगी, ठीक है। तो वैदिक पीरियड, अब देखो वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है, फ्रॉम 1500 BC टू 600 BC, ये टाइम पीरियड है। एंड इसको भी बाद में डिवाइड किया है, फ्रॉम 1500 BC to 1000 BC was ऋग्वेदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड, इट वाज आल्सो नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड। देन 1000 BC to 600 BC, ये टाइम पीरियड था लेटर वैदिक पीरियड, राइट, लेटर वैदिक पीरियड। अब ये दोनों में कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई पीरियड डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज, ये डिवीजन क्यों किया गया, यही तो आपको समझना है। आप टीचर बनोगे तो बच्चों को यही तो बताओगे आगे चल करके कि ये डिवीजन क्यों किया गया। बिना लॉजिक के तो हिस्ट्री में कोई भी चीज नहीं होती है, कुछ तो रीजन रहा होगा इनका टाइम पीरियड को अलग अलग करने का। इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि इस टाइम पीरियड के अंदर यहां पर जो सोर्सेज या इनके पास जो अवेलेबिलिटी थी सोर्सेज की, ओनली और ओनली ऋग्वेद था, जहां से इनको इंफॉर्मेशन मिली और वहां से उनको एविडेंसेस मिले ऋग्वेद से, उन्हीं बेसिस पे यहाँ पे चीजें लिखी गई है। In this time phase, the sources was completely available from ऋग वेदा। क्लियर? इसलिए इसका टाइम पीरियड क्या रखा गया, इसको नाम क्या दिया गया, ऋग्वेदिक पीरियड। क्लियर? इसके बाद लेटर वैदिक फेज को लेटर वैदिक फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि 1000 BC तक आते आते अदर वेदास और ऑल्सो डिक्टेड, ऋग्वेद के अलावा 3 और वेद आ चुके थे, उपनिषद भी आ चुके थे, पुराणाज भी डिक्टेड हो चुके थे, एपिक्स भी डिक्टेड हो चुके थे। तो यहां पर जो सोर्सेस थे वो डिफरेंट सोर्सेस थे, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा, इसके अलावा उपनिषद, पुराणाज, ठीक है ना। तो काफी सारे यहाँ पर सोर्सेस थे, इसी बेसिस पे इस पीरियड को कहते हैं लेटर वैदिक पीरियड। यहाँ पर ओनली सोर्स क्या था, ऋग्वेद था, इसलिए इसको कहते हैं ऋग्वेदिक पीरियड। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको हिस्ट्री को समझना है, ठीक है। अब देखो इसको वैदिक पीरियड क्यों कहा गया है, व्हाई इट वाज कॉल्ड वैदिक पीरियड। वैदिक वर्ड कम्स फ्रॉम विद, ये वैदिक पीरियड कहां से आया, वैदिक वर्ड कहां से आया, तो वैदिक वर्ड कम्स फ्रॉम विद। विद वाज अ संस्कृत वर्ड। विद क्या था, विद एक संस्कृत वर्ड था। विद मीन्स नॉलेज, विद मीन्स नॉलेज। अब इस टाइम पीरियड के अंदर आपको काफी कुछ नॉलेज गेन होगा, नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज कहां से मिलेगा, वेदास से, पुराणास से, उपनिषदास से, डिफरेंट यहां पर लिटरेरी सोर्सेज है जहां से हमें काफी ज्यादा नॉलेज यहां से गेन होगा। तो वैदिक वर्ड comes from Vid, and Vid is a Sanskrit term. Vid means knowledge. Clear? अब इस टाइम पीरियड के फाउंडर्स कौन थे, यानी कि वैदिक पीरियड को बनाने वाले या वैदिक कल्चर में रहने वाले लोग कौन थे, इसके फाउंडर थे आर्यंस। कौन थे, आर्यंस। देखो समझो अच्छे से, आर्यंस। And Arya word comes from noble word, pure,
ठीक है ना। तो ये आर्यंस कहां से आए थे बेसिकली, एग्जैक्ट जगह कहां थी जहां पर ये लोग रहते थे, और वहां से इंडिया के अंदर आए, ये भी आपको समझना होगा हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज हिस्ट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कॉज एंड इंपैक्ट। हिस्ट्री पूरी तरह से कॉज एंड इंपैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई घटना हुई है तो उसके पीछे रीजन क्या होंगे, अगर वो इंसिडेंट हो चुका तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यही तो हिस्ट्री में डिसाइड होना है सारा का सारा। तो जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे तो हिस्ट्री को नहीं समझ सकते। आप हिस्ट्री को रटने की कोशिश करोगे और दूसरे दिन भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कभी भी आप हिस्ट्री को नहीं भूलोगे और हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। यही से तो क्वेश्चन बनते हैं आपके। अगर इन चीजों को समझ लोगे तो आपको यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ हल्का सा कि जो आर्यंस हैं, बेसिकली आर्यंस कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और क्यों आए थे, इसके पीछे रीजन क्या था, मैं यहां पर एक मैप बनाता हूं छोटा सा। ये हमारा इंडिया था उस टाइम में, और इंडिया के पास में ये कैस्पियन सी का पार्ट और यहां पर ईरान का पार्ट। तो इस रीजन के अंदर आर्यंस लोग रहते थे, और यहां पर उस टाइम में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। यहां पर क्या थी उस टाइम में, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। क्लियर। तो काफी लंबे टाइम से जब आर्यंस यहां पर रहते थे सेंट्रल एशिया कैस्पियन सी के आसपास, और आर्यंस का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ये लोग नोमैड्स कंडीशन में रहते थे, पशु रखते थे, ग्रेजिंग करवाते थे, और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे। लंबे टाइम तक जब इन्होंने सेंट्रल एशिया यानी कि जो यहां पर रहते थे वहां के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया, तो एक टाइम बाद रिसोर्सेज क्या होते जाएंगे, फिनिश, खत्म होते जाएंगे रिसोर्सेज। क्लियर। तो जब यहां पर ये बेसिकली इनके पास काउज होती थी, अब अपने काउज या एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए ग्रासलैंड पूरी तरह से खत्म हो गए, वाटर सोर्सेज पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। तो सर्वाइव करने के लिए इनको क्या करना, कुछ आर्यंस को यहां से यूरोप में निकलना पड़ा, और कुछ आर्यंस को देखा कि इधर इंडिया की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, और यहां पर उन्होंने देखा तो यहां पर तो इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, सतलज, काफी सारी रिवर्स थी, यहां पर वाटर की कोई कमी नहीं थी, काफी बड़े बड़े ग्रासलैंड्स थे। तो इनके लिए एरिया सुटेबल लगा कि यहां पर हम लोग काफी लंबे टाइम तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब इन्होंने इंडिया में एंटर करने की कोशिश की, और वो वही टाइम था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का डिक्लाइन हो रहा था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या हो रहा था, कई सारे कॉजेज की वजह से, कभी फ्लड आ रहा था, कभी ड्रॉट आ रहा था, कभी एपिडेमिक आ रहा था, उनकी पॉपुलेशन डाउन होती जा रही थी। एक तो यहां पर इंडस वैली के लोगों की पॉपुलेशन डाउन होती जा रही थी, दूसरा यहां से आर्यंस ने आना स्टार्ट कर दिया। तो आर्यंस जब इंडस वैली के लोगों के एरिया में एंटर करना स्टार्ट किया और उनके रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों ने, इंडस वैली के लोगों ने इनको प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। जैसे कि सपोज करो कि अरुणाचल के अंदर काफी सारे पॉसिबिलिटीज होती है, अब बाहर के लोग आसाम से या बिहार से लोग जाकर के अरुणाचल के रिसोर्स को यूज करना चाहें, तो एक टाइम के बाद ऐसा लगता है ना कि वहां के लोगों की नहीं, हमारे रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो हम इनको प्रोटेस्ट करें। क्लियर। तो उसी तरह से यहाँ पर इंडस वैली के लोगों ने आर्यंस प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों के बीच में जब बैटल होती है उस कंडीशन में आर्यंस जीतते हैं, और जो इंडस वैली की पॉपुलेशन काफी कम थी उन लोगों को आर्यंस खत्म करके और यहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं। और यहाँ पर 1500 सेंचुरी तक आते आते आर्यंस कहां पर सेटल हो जाते हैं, इस इंडस वैली, जहां पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पाकिस्तान का जो एरिया, यहां पर आर्यंस सेटल हो जाते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, सप्त सेंधुआ रीजन, जहां पर 7 रिवर्स यहां पर फ्लो करती है, और यहां से कंप्लीटली इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है। देखो एक चैप्टर खत्म हुआ, और उसके ऊपर ही कौन सा चैप्टर आ गया है, वैदिक पीरियड आ गया, आर्यंस आ गए वहीं पर। अब ये भी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है कि आर्यंस और इंडस वैली के लोगों के बीच में जब बैटल होती है तो आर्यंस क्यों जीतते हैं, विनिंग पोजीशन में क्यों रहते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है। देखो अगर आपको हिस्ट्री को पढ़ना साइंटिफिकली, पहला रीजन तो यह था कि आर्यंस क्यों जीते, आर्यंस हॉर्सेस का यूज करते थे, जबकि इंडस वैली के लोग क्या थे, वो हॉर्सेस का यूज नहीं करते थे। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखोगे तो वो हॉर्स से काफी ज्यादा कॉन्फ्लिजन है, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है कि वो हॉर्स से नॉन थे कि नहीं थे। ठीक है ना। तो हॉर्स के ऊपर बैठ के लड़ना और विदाउट हॉर्स लड़ना, विनिंग पोजीशन में आर्यंस रहेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी आर्यंस के जीतने की कि आर्यंस सेंट्रल एशिया के लोग थे, वो मेडिटेरेनियन रेस से बिलोंग करते थे। मेडिटेरेनियन रेस, जैसे कि आज अफगानिस्तान में, ईरान में लोग जो है मेडिटेरेनियन रेस के, नॉर्थ इंडिया के लोग मेडिटेरेनियन रेस के,
जो काफी लंबी हाइट के हैं, काफी हट्टे कट्टे हैं। जबकि इंडस वैली के जो लोग थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड रेस से बिलोंग करते थे, जो कि काफी छोटी हाइट के थे, पतले दुबले थे, फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो एक ये भी मैटर करता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली, तो डेफिनेटली ये लोग जीतेंगे। तीसरा ये भी था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहां पर सिविलाइजेशन वर्ड आ गया मींस कि इंडस वैली के लोग सिविलाइज्ड थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे, जो लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। जबकि आर्यन सेमी नोमैडिक सिस्टम में रहते थे, आए दिन कोई झगड़ा करते थे, लड़ाई लड़ते रहते थे। इनको लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस था अच्छा खासा, काफी एग्रेसिव थे, ये लोग पीसफुल थे, इसलिए ये लोग हारे और वो लोग जीत गए। ये भी एक रीजन था। तो ये काफी सारे रीजन जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। अभी तो मैं ब्रीफ में बता रहा हूं। तो वैदिक पीरियड में या वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर के फाउंडर कौन थे? आर्यंस थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया से इंडिया के अंदर आकर के उन्होंने एक सिस्टम को सेटल किया। और देखो वैदिक पीरियड आज के टाइम के अकॉर्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वैदिक पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज भी। उसके पीछे रीजन ये है कि इसी टाइम पीरियड से काफी सारे सिस्टम, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस सिस्टम आज भी चले आ रहे हैं। फर्स्ट तो ये है कि इंडिया में मोनार्किकल सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से स्टार्ट होती है? वैदिक पीरियड से स्टार्ट होती है। मोनार्किकल सिस्टम, मोनार्किकल से राजतंत्र कहां से शुरू होता है इंडिया के अंदर? वैदिक पीरियड से, ठीक है ना। और उसके बाद से इंडिया में ये राजतंत्र चलता रहता 1947 तक भी इंडिया के अंदर मोनार्किकल सिस्टम की स्टार्टिंग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इंडिया में कास्ट सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से होती है? वैदिक पीरियड से, लेटर वैदिक फेज से। कास्ट सिस्टम ये भी कहां से स्टार्ट होता है? ये भी वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है। देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। कास्ट सिस्टम की स्टार्टिंग होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, वैदिक पीरियड में ही आप देखोगे विमेन्स की पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जैसे जैसे बाद में जाते जाओगे पोजीशन डिक्लाइन होती जाएगी यहां पर, ठीक है ना। वैदिक पीरियड से ही इंडिया के अंदर टैक्सेशन सिस्टम की स्टार्टिंग होती है और फर्स्ट टैक्स वाज बलि। पहला टैक्स कौन सा था जो वसूला गया था? वो था बलि। और यही बलि टैक्स की स्टार्टिंग वैदिक पीरियड से चलते चलते और आज आप देखो जीएसटी की फॉर्म में चलता आ रहा है। यानी कि टैक्सेशन सिस्टम की स्टार्टिंग भी वैदिक पीरियड से ही, कास्ट सिस्टम की स्टार्टिंग भी वैदिक पीरियड से ही, और मोनार्किकल सिस्टम की स्टार्टिंग भी वैदिक पीरियड से ही। इसलिए वैदिक पीरियड कितना इंपॉर्टेंट रहा है, क्लियर। अब अर्ली वैदिक फेज में काफी अच्छी कंडीशन थी। अब यहां पर एक बड़ा चेंजेस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट स्टार्ट होता है लेटर वैदिक फेज में आते आते। देखो लेटर वैदिक फेज में क्या इंपॉर्टेंट चेंज आता है? वो आता है अराउंड 1100 बीसी में आयरन। क्या आता है? आयरन। इससे पहले आयरन नहीं था। इससे पहले लोग, इंडस वैली के लोग कॉपर एंड ब्रॉन्ज से नॉन थे, बट आयरन से नॉन नहीं थे। अर्ली वैदिक फेज में भी आयरन नहीं था, कॉपर एंड ब्रॉन्ज था, टिन था। लेकिन यहां पर लेटर वैदिक फेज में आयरन डिस्कवर हो जाता है। जब आयरन डिस्कवर होता है तो उसके बाद की हिस्ट्री कंप्लीटली चेंज होना स्टार्ट होती है। और क्यों आयरन क्यों इंपॉर्टेंट आगे की चैप्टर के लिए वो भी बताते हैं। तो जब आयरन डिस्कवर होता है तो आयरन की वजह से लेटर वैदिक फेज में आयरन के प्लो बनना स्टार्ट हो गए। पहले जो एग्रीकल्चर की जाती थी वुडन प्लो से की जाती थी, अब आयरन के प्लो बनना स्टार्ट हो गए। तो एक तो वुडन प्लो से आप जमीन को काफी गहराई तक नहीं कर सकते, लेकिन आयरन प्लो से आप काफी गहराई तक जमीन के अंदर एग्रीकल्चर कर सकते हो, तो प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा ये था कि पहले आर्यंस का रेस्ट्रिक्शन यहां तक था, क्योंकि यहां पर हेवी रेनफॉल होती थी। जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे इंडिया में तो रेनफॉल बढ़ती जाएगी, तो इस एरिया में डेंस फॉरेस्ट थे। अब डेंस फॉरेस्ट से तो इनके पास ऐसा कोई मेटल नहीं था कि इन फॉरेस्ट एरिया को कट करके इसको एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जा सके। लेकिन जैसे ही आयरन आ गया, आयरन एक्स कुल्हाड़ियां बनना स्टार्ट हो गई। इनसे इस फॉरेस्ट एरिया को कट करना स्टार्ट कर दिया और कट करके यहां पर भी एग्रीकल्चर सिस्टम स्टार्ट हो गया। मींस प्रोडक्शन क्या हो जाएगा अब यहां पर? एकदम से आयरन आने की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और सरप्लस प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरप्लस प्रोडक्शन। अब इसी सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी के बीच में, खास करके क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इस सरप्लस प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लेगा?
सरप्लस प्रोडक्शन का सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लेगा? इस कंडीशन में विनिंग पोजीशन में रहते हैं ब्राह्मण्स। यहां पर क्षत्रिय लोग कुछ नाराज होते हैं और नाराज होकर के उनको लगता है कि इस रिलीजन के अंदर, हिंदू रिलीजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो बेटर है कि इससे अलग होकर के कुछ डिफरेंट रिलीजन स्टार्ट किए जाए। तो इसी आयरन की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन आया, सरप्लस की वजह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और वहीं से कुछ क्षत्रिय फैमिलीज के लोगों ने निकल करके 600 बीसी में आप देखोगे तो नई डेवलपमेंट होती है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, और वो होती है रिलीजियस मूवमेंट। क्या होती है? रिलीजियस मूवमेंट। नॉट ओनली इन इंडिया, आप देखो हिस्ट्री के अंदर पूरी दुनिया के अंदर रिलीजियस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर रिलीजियस मूवमेंट की स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर पूरी दुनिया में जब आयरन फैलता है तो आयरन की वजह से सरप्लस प्रोडक्शन आता है, और जब सरप्लस प्रोडक्शन आएगा तो सोसाइटी में सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन लेगा उस प्रोडक्शन का? उसकी वजह से हर जगह कॉन्फ्लिक्ट आना स्टार्ट होते हैं। तो इंडिया में भी यही हुआ। तो कुछ लोग अलग होकर के उन्होंने नए नए रिलीजन डेवलप किए। फॉर एग्जाम्पल बुद्ध रिलीजन, बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा क्या थे? क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। उसी तरह से जैनिज्म, तो यहां पर जो है इंडिया के अंदर 600 बीसी में क्या आया? रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई और दो नए रिलीजन डेवलप होते हैं। दो नए रिलीजन डेवलप होते हैं, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। क्या होते हैं? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देखो 600 बीसी में रिलीजियस मूवमेंट यानी कि जैन, और आप इन दोनों को देखो, दोनों के फाउंडर क्षत्रिय थे। दोनों के फाउंडर कौन थे? क्षत्रिय थे। मींस ये जो नया चैप्टर डेवलप होता है आपके हिस्ट्री के अंदर 600 बीसी में जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों पढ़ा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि चैप्टर कहां से डेवलप हुआ है? इसके पीछे वाले चैप्टर से। कहां से? वैदिक पीरियड से। और वैदिक पीरियड में क्या था? आयरन। अगर आयरन नहीं आता तो सरप्लस प्रोडक्शन भी नहीं होता, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता तो रिलीजियस मूवमेंट भी नहीं होती, जैनिज्म बुद्धिज्म भी नहीं आता। क्लियर हो गया? यानी कि ये चैप्टर भी पीछे वाले चैप्टर से कनेक्टेड है। उसी तरह से सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब ट्रेड बढ़ेगा तो छोटे छोटे ट्रेडिंग सेंटर डेवलप होंगे, और ट्रेडिंग सेंटर डेवलप होंगे यानी कि वैदिक पीरियड एक अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, रूरल सिविलाइजेशन था। जिस तरह से इंडस वैली क्या था? इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन था, वैदिक पीरियड रूरल सिविलाइजेशन था। लेकिन सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से ट्रेड बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ट्रेड बढ़ने की वजह से ट्रेडिंग सेंटर डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर से छोटे छोटे सिटीज, टाउन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और बड़े बड़े महानगर बनना स्टार्ट हो गए। यानी कि जनपद किसमें कन्वर्ट हो गया? जनपदा कन्वर्ट इनटू महाजनपदास। तो यहां पर 600 बीसी में ही सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से एक और चैप्टर आपका डेवलप होता है, दैट वाज महाजनपदाज। महाजनपदाज डेवलप होता है। मींस सोसाइटी कैसे डेवलप हुई? देखो, कुला, कुल के बाद कुल मीन्स फैमिली, ठीक है। फिर ग्राम, ग्राम के बाद विश, विश के बाद जना, जना के बाद जनपदा, और जनपदा के बाद महाजनपदा। यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सेटलमेंट बड़े होते जाएंगे, इसमें कन्वर्ट होते जाएंगे। तो 600 बीसी तक आते आते महाजनपदाज मीन्स दो टेरिटोरियल स्टेट और एरियाज हैव फिक्स बाउंड्री लाइन। यानी कि जो स्टेट जिनकी फिक्स बाउंड्री लाइन हो गई थी उन्हें क्या कहा गया? महाजनपदाज। और इंडियन हिस्ट्री में 600 बीसी में टोटल कितने महाजनपदाज थे? आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, कितने महाजनपदाज थे? देयर वर 16 महाजनपदाज। उनमें से 15 नॉर्थ इंडिया में थे और एक महाजनपद साउथ इंडिया में था। मोस्टली कहां पर थे? नॉर्थ इंडिया में था। एक आंध्र प्रदेश में अस्मक, अस्मक जो कि साउथ इंडिया में था, बाकी 15 महाजनपद नॉर्थ इंडिया में थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप डायरेक्टली। क्लियर? अब प्रॉब्लम यहां पर यह होती है कि इन महाजनपदास के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे 16, सुपीरियरिटी को लेकर के कि कौन सुप्रीम होगा, आपस में इनकी बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। जब इनकी बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है तो अल्टीमेटली यहां पर भी क्या स्टार्ट हो जाती है? यहां पर भी सुपरमेसी को लेकर के, ज्यादा से ज्यादा एरिया को बढ़ाने को लेकर के यहां पर भी
बड़ा स्टेट छोटे स्टेट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है, मींस इंपीरियलिज्म की पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है। यहाँ पर इंपीरियलिज्म की पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है। एक स्टेट दूसरे स्टेट, कमजोर स्टेट के ऊपर अटैक करके उसको अपने अंडर मर्ज कर लेता है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि 5th सेंचुरी बीसी तक आते आते ओनली 4 इंपोर्टेंट महाजनपद ही रह जाते हैं, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट महाजनपदा रहता है, जिनमें सबसे इंपोर्टेंट महाजनपदा कौन होता है? मगध। मगध, जिसको हम कह सकते हैं ना राइज ऑफ मगध। ये भी आपके चैप्टर में नहीं आता है, अगर सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं, आपके पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। जैनिज्म, बुद्धिज्म है, वैदिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन आपको फ्लो चार्ट में थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो आपका लिंक बनेगा ना हिस्ट्री का। तो अब यहां पर देखो, इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग महाजनपद कौन सा था? मगध था। अब मगध के स्ट्रॉन्ग होने के पीछे भी रीजन क्या था? हम हिस्ट्री को प्रॉपर्ली कंसेप्चुअल स्टडी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, रीजन पता होने चाहिए आपको। इन सभी 16 महाजनपदाज में मगध ही क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ? वत्स भी तो स्ट्रॉन्ग हो सकता था, अस्मक भी तो स्ट्रॉन्ग हो सकता था, ठीक है ना, हो सकता था ना, कौशल भी तो स्ट्रॉन्ग हो सकता था, अंग भी तो स्ट्रॉन्ग हो सकता था, बट इन सब में मगध ही क्यों स्ट्रॉन्ग हुआ? तो देखो, मगध के स्ट्रॉन्ग होने के पीछे रीजन क्या था? आप मगध की एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन देखो, कहां पर था मगध हिस्ट्री में। आप देखो, मगध बिहार का जो रीजन है वहां पर था, ये पार्ट था मगध का। इधर से गंगा रिवर थी, इधर से कोशी रिवर थी, यहां पर नीचे झारखंड के फॉरेस्ट एरिया थे, ऊपर हिमालय था। यानी कि इसकी स्ट्रेटेजिकल कंडीशन ऐसी थी कि इधर भी रिवर, इधर से भी कोई अटैक नहीं कर सकता इसके ऊपर, इधर भी रिवर, यहां से भी कोई अटैक नहीं कर सकता, नॉर्थ में माउंटेन था, यहां पर भी कोई अटैक नहीं कर सकता, और साउथ में डेंस फॉरेस्ट थे, यहां से भी अटैक नहीं कर सकता। एक तो सिक्योरिटी इसको प्रॉपरली थी। दूसरी चीज कि जिस तरह से इंडिया के अंदर काफी सारे रिवर्स बिहार के अंदर से जाती है, मगध के आसपास से काफी रिवर फ्लो करती है, और वो रिवर हर साल वहां पर फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट करती है। तो यहां पर एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल सॉइल भी थी, प्रोडक्शन काफी ज्यादा था, इरिगेशन के लिए वाटर सफिशिएंट था। इसके अलावा आयरन, झारखंड के अंदर आज भी क्या है, आयरन मिलता ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आयरन भी इनके पास अवेलेबल थे। आयरन से आप बना सकते हो, टूल्स बना सकते हो, ये भी इनके बेनिफिट था। इसके अलावा इस डेंस फॉरेस्ट एरिया के अंदर इनको एलिफेंट भी यहाँ पर अवेलेबिलिटी थी, और एलिफेंट का यूज कहां पर होता था? बैटल के अंदर, लड़ाइयों के अंदर। इन सब कंडीशन में मगध इन सब राज्यों से स्ट्रॉन्ग था। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि आप देखोगे, बायोलॉजिकल रीजन था कि जैसे जैसे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो लोग वेस्टर्न साइड में व्हीट का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो राइस का ज्यादा यूज करते जाएंगे। राइस का ज्यादा यूज करने से फर्टिलिटी रेट बढ़ती जाती है। तो मगध की पॉपुलेशन भी क्या थी? ज्यादा थी कंपैरेटिवली इन सबके, इसीलिए मगध की आर्मी भी बड़ी थी। और यही रीजन था कि मगध इन सब में स्ट्रॉन्ग रहा, मगध इन सब में स्ट्रॉन्ग रहा। तो एक और चीज देखो कि जब इंडिया के अंदर महाजनपदाज में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो यही टाइम पीरियड था कि फॉरेन से इंडिया के अंदर अटैक होना स्टार्ट हो गए। अब इंडिया से बाहर से अटैक होना स्टार्ट हो गए। अगर हम पूछें कि इंडिया में बाहर से सबसे पहले किसने अटैक किया, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर होता है कि अलेक्जेंडर ने। नहीं, अलेक्जेंडर का तो अटैक 326 बीसी में था, उससे पहले भी इंडिया के ऊपर अटैक हो गया। यानी कि फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया बाय डेरियस। किसने किया था? डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में इंडिया पे अटैक कर दिया था, देखो उस टाइम, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद सेकंड फॉरेन इन्वेजन किसने किया था? अलेक्जेंडर ने किया था, ये था 326 बीसी में। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। उस टाइम में मगध का कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी। और रूलर कौन था? धनानंद के टाइम, धनानंद के टाइम में। क्लियर? अब एक टाइम के बाद जब कोई भी स्टेट पीक पे जाता है तो उसका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है, काफी टाइम के बाद उसका डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे मगध का भी डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, नंद डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, और यहां से नंद डायनेस्टी को हटा करके एक नई डायनेस्टी या नया एम्पायर की स्टार्टिंग होती है। और आपका सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर आता है मौर्यन एम्पायर। क्या आता है? मौर्यन एम्पायर। देखो, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौर्यन एम्पायर। किसके बाद? राइज ऑफ मगध के बाद। ये मगध के अंदर ही एम्पायर भी, मौर्यन
एम्पायर। देखो टाइम पीरियड 322 बीसी टू 182 बीसी। एंड फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। किसकी हेल्प से? चाणक्य की हेल्प से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी कि इंडिया फर्स्ट पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उन सबको कलेक्ट करके यूनाइट करने की कोशिश की, और पहली बार इंडिया को यूनाइटेड किसने किया? ये भी क्वेश्चन आता है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किसने किया इंडिया का फर्स्ट टाइम? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इंडिया को क्या बनाया? यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत। जो इंडिया खंड खंड में डिवाइडेड था उसको यूनाइटेड कर दिया। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम इंडिया पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बाय, ऑप्शन में क्या आएगा आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। इसने इंडिया का पहला पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया। ठीक है, इसके बाद बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद आता है अशोका। तो अशोका के बारे में भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया फर्स्ट रिलीजियस यूनिफिकेशन बाय अशोका। इंडिया का पहली बार रिलीजियस यूनिफिकेशन किसने किया? अशोका ने किया। बुद्धिज्म को लॉन्च किया। ठीक है, और अशोका का जो एम्पायर था, अशोका का जो एरिया था, साउथ एशिया में लार्जेस्ट एम्पायर था अशोका का। साउथ एशिया लार्जेस्ट एम्पायर अशोका का था उस टाइम। ठीक है, तो देन जब पीक पे था तो पीक के बाद डिक्लाइन स्टार्ट होता है। अब यहां से मौर्यन डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है इंडिया के अंदर, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर, इसका टाइम पीरियड था 182 बीसी टू 250 एडी। ये ध्यान रखना। अब इस पोस्ट मौर्यन एम्पायर के टाइम में इंडिया में फिर से अनस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई, और कई सारे रूलर्स यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया। कुछ इंडिजिनियस रूलर थे, ठीक है ना, हुनास थे, कुछ इंडिजिनियस रूलर थे, ठीक है ना, जैसे पुष्यमित्रा, सुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी, सातवाहन, कुछ बाहर से लोगों ने आकर के इंडिया में रूल करना स्टार्ट किया। यहाँ से एक सीक्वेंस आ जाता है कि बाहर के रूलर्स का सीक्वेंस क्या था जिन्होंने इंडिया पे परमानेंटली रूल स्टार्ट किया था। इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक के बाद सका, सका के बाद पार्थियंस, एंड पार्थियंस के बाद कुशानाज। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी कुशाना डायनेस्टी, कुशानाज। एंड कुशानाज डायनेस्टी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये थी कि इंडिया में फर्स्ट टाइम रेगुलर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की जो स्टार्टिंग की थी वो कुशानाज ने की थी। हालांकि इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे, बट रेगुलरली गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस बाय कुशानाज। कुशानाज के टाइम में कंटिन्यूसली गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुशानाज के टाइम में, और इनका मेन रूलर कौन था? कनिष्का। कुशानाज का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? कनिष्का। कुशानाज के टाइम में ही इंडिया में, देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुशानाज के टाइम में ही इंडिया के अंदर थिएटर की स्टार्टिंग हुई। कुशानाज के टाइम में ही इंडिया के अंदर स्कल्पचर की स्टार्टिंग हुई। ये आपके मेंस में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, या प्री में भी, अभी प्रीलिम्स RT1 में भी क्वेश्चन आ जाएगा, स्कल्पचर। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर डेवलप हुआ, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर किसके टाइम में डेवलप हुआ? कुशानाज के टाइम में। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर किसके टाइम में डेवलप हुआ? कुशानाज के टाइम में। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कल्पचर में पहली मूर्ति कौन सी गॉड की बनाई गई? लॉर्ड बुद्धा की। और स्कल्पचर में गंधारा स्कल्पचर, गंधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के अकॉर्डिंग या मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के अकॉर्डिंग, कौन से स्कूल के अकॉर्डिंग पहली मूर्ति बनाई गई लॉर्ड बुद्धा की? मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो यहां से स्कल्पचर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। बस इसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन, कुशानाज के टाइम से ही गॉड की पूजा बिल्डिंग के अंदर स्टार्ट हुई। अभी तक आप देखोगे यहां से लेके यहां तक की हमने हिस्ट्री पढ़ी है, अभी तक जो हम देवी देवताओं की पूजा करते थे वो बिल्डिंग के अंदर नहीं करते थे, ओपन वर्शिप करते थे, नेचर वर्शिप करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम किसी भी गॉड की अगर पूजा वर्शिप स्टार्ट होती है तो बिल्डिंग के अंदर। और कौन से गॉड की पूजा बिल्डिंग के अंदर स्टार्ट होती है कुशानाज के टाइम से? लॉर्ड बुद्धा की, चैत्य बना करके।
चैत्य बना करके सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा की वर्शिप स्टार्ट होती कुशानाज के टाइम से, कनिष्क के टाइम से। यही टाइम पीरियड था जब इंडिया की ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, इकोनॉमिकली ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, साइंटिफिकली ग्रोथ स्टार्ट हुई थी। इसी टाइम पीरियड के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थी इंडिया के अंदर। क्वेश्चन आ सकते हैं आपके यहां से, फॉर एग्जाम्पल नागार्जुना, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, नागार्जुना ने, कनिष्क के कोर्ट में था। इसी टाइम पीरियड के अंदर एक इंपॉर्टेंट सर्जन थे चरक, जिन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट राइनोप्लास्टिक सर्जरी की थी। राइनोप्लास्टिक सर्जरी मतलब नाक की हड्डी टूटने के बाद भी उसको जोड़ने का काम। इंडिया कितना आगे था उस टाइम में देखो, यानी कि 150 एडी के आसपास या 100 एडी के आसपास हिंदुस्तान के अंदर सर्जरी स्टार्ट हो गई थी। आज जो अमेरिका हमसे काफी आगे है, तो कितना पीछे होगा उस टाइम में? इंडिया दुनिया में कितना आगे होगा उस टाइम में? जब इंडिया के अंदर सर्जरियां स्टार्ट हो गई थी, तो कितनी डेवलपमेंट होगी इंडिया के अंदर उस टाइम में। बट इसके बाद यहां से इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ डेवलप होना स्टार्ट हो गई। अब आप देखो, इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है गुप्ता एम्पायर। क्या आता है? गुप्ता एम्पायर। अगर चीजों को समझोगे तो आपको यहीं से आपको पूरे के पूरे चैप्टर का ब्रीफ यहीं से मिल जाएगा। आपको पढ़ना क्या उस चैप्टर के अंदर, मैंने ब्रीफ यानी कि क्रक्स बता दिया आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है गुप्ता एम्पायर, टाइम पीरियड 270 बीसी। कुछ बुक्स के अंदर 250 से स्टार्ट हो जाता है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाले एडी टू 550 एडी, यानी कि 270 एडी से लेके और 550 एडी तक का टाइम पीरियड है गुप्ता पीरियड का। अब यहां से भी आपके क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं आपको ब्रीफली बताता हूं। कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि गुप्ता पीरियड वाज आल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। अब गुप्ता पीरियड को गोल्डन पीरियड क्यों कहते हैं? देखो क्या रीजन है यहाँ पे। गोल्डन पीरियड का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, किसी कंट्री के अंदर उस टाइम पीरियड में ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि हर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर साइंटिफिकली डेवलपमेंट थी, लिटरेचर के अकॉर्डिंग भी काफी डेवलपमेंट थी, इकोनॉमिकली भी काफी डेवलपमेंट थी, पॉलिटिकली भी काफी डेवलपमेंट थी, आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट थी। मींस इन सब चीजों के बेसिस पे क्या था, ये काफी ज्यादा डेवलप था ये टाइम पीरियड इंडिया के अंदर। गुप्ताज एम्पायर था, काफी स्ट्रॉन्ग था इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, साइंटिफिकली, कल्चरली। इसलिए इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? गोल्डन पीरियड। अब दूसरा रीजन भी देखो आप, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया में सभी चीजों का मैन्युफैक्चरिंग होता था, प्लस हर तरह की क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन होता था, प्लस मैन्युफैक्चरिंग होता था। यानी कि हर चीजें इंडिया के अंदर बनाई जाती थी और हर तरह की चीजें इंडिया के अंदर ग्रो की जाती थी, उगाई जाती थी। मींस दैट टाइम इंडिया कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट। उस समय इंडिया पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था, किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। बट यानी कि हर तरह की चीज इंडिया में ग्रो होती थी, हर तरह की चीज इंडिया के अंदर बनाई जाती थी। मींस दुनिया के अदर कंट्रीज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इंडिया। इंडिया के भी डिपेंडेंट थे, वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, चाहे सिल्क का ट्रेड हो, चाहे स्पाइसेस का ट्रेड हो, चाहे कॉटन का ट्रेड हो, हर चीज का ट्रेड इंडिया के साथ करना चाहते थे दुनिया के दूसरे देश। अब जब दुनिया के देश इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं, वो चीज आपके पास ही प्रोडक्शन हो रही है, उस पर्टिकुलर गुड्स में आपकी मोनोपोली रहेगी और आप अपनी मोनोपोली के बेसिस पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे। तो गुप्ता टाइम पीरियड में भी इंडियंस ने अपनी मोनोपोली के बेसिस पे ही कुछ कंडीशन रखी गई ट्रेड में, और ट्रेड में कंडीशन ये रखी कि अगर कोई भी कंट्री हमारे साथ ट्रेड करता है तो उस पर्टिकुलर गुड्स के बदले में हम दो ही चीज लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। मींस बुलियंस, हम क्या लेंगे? बुलियंस लेंगे। अगर हम कॉटन देंगे, अगर हम इंग्लैंड को अगर हम कॉटन देंगे या ईरान को अगर हम कॉटन देंगे, तो उससे क्या लेंगे? बुलियंस। बुलियंस मींस गोल्ड या सिल्वर। अगर इंडिया से कोई भी चीज लेके जाता है कोई भी कंट्री, तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा इंडिया को? या तो गोल्ड देना पड़ेगा या फिर सिल्वर देना पड़ेगा। उस कंडीशन में पूरी दुनिया का गोल्ड और सिल्वर कहां पर आ रहा था? पूरी दुनिया का गोल्ड और सिल्वर इंडिया के अंदर आ रहा था। अब आप बताओ कि जब इतना गोल्ड इंडिया के अंदर आएगा तो गोल्डन फेज नहीं होगा? जो कंट्री अमीर होगा तो डेफिनेटली अपर प्रॉस्पेरिटी तो अपने आप ही आएगी।
तो इसी कंडीशन में अगर आप आगे चल करके देखोगे, इसी चैप्टर से जुड़ा हुआ नेक्स्ट चैप्टर है कि कोई भी टाइम पीरियड, कोई भी रूलिंग पोजीशन रहेगी, यानी कि कोई भी डायनेस्टी रहेगी, 300, 400, 500 तक ग्रो करेगी। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होती है, पीक पे जाने के बाद उसके अंदर भी डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर भी डिक्लाइन आना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो यहां पर भी एक टाइम के बाद क्या स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अब जब डिक्लाइन स्टार्ट हो गया तो आप देखो कि जब इनका पीक चल रहा था, जब गोल्ड आ रहा था, तो लोगों को लगता है कि भगवान ने हमारे को इतना बिजनेस में प्रॉफिट किया, तो उन्होंने मंदिरों को गोल्ड डोनेट करना स्टार्ट कर दिया। अब इंडिया के मंदिरों में गोल्ड इतना ज्यादा चढ़ाने लग गए, डोनेट करना स्टार्ट कर दिया कि मंदिरों की जो लेयरिंग थी, आउट लेयरिंग थी, वो गोल्ड से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसी गोल्ड की जो शाइनिंग है, उसी गोल्ड की जो चमक है, वो दूर दूर तक जाएगी, नेचुरल सी बात है, दूर दूर तक जाएगी। जब आपका डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा तो मंदिरों की शाइनिंग तो रहेगी ना। उसी शाइनिंग को देख करके यहां से आप देखोगे सेंट्रल एशिया से ईरान, अफगानिस्तान, गजनी, गोरी कंट्री, जहां पर की रिसोर्सेज के नाम पे जीरो था, वहां पर तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। अफगानिस्तान में इनमें काफी कम होती है एग्रीकल्चर, ईरान में काफी कम है, डेजर्ट एरिया है, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो उनकी नजर किसके ऊपर थी, इंडिया के गोल्ड के ऊपर। मींस वो वेट कर रहे थे कि कब इंडिया में जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है, जो रूलर्स है, कब कमजोर हो, इंडिया का वापस फिर से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड हो जाए और इंडिया के ऊपर हम अटैक करें और वहां से गोल्ड को छीने। तो मींस कहने का ये है कि जब आपके मंदिरों में गोल्ड इतना दिखने लग गया और उसकी चमक दूर दूर तक जाएगी, तो चोर को तो पता लग जाएगा ना कि वहां पर इतना सारा गोल्ड आया है, तो लुटेरे तो आएंगे आएंगे। तो यही रीजन रहा कि गोरी, गजनी जैसे लोगों ने इंडिया के ऊपर क्या करना स्टार्ट कर दिया था, इंडिया के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था उस गोल्ड को लूटने के लिए। आप समझ गए आप रीजन, क्यों गजनी ने अटैक किया, क्यों गोरी ने अटैक किया, ठीक है ना। ये भी एक रीजन रहा है उसका, यानी कि आगे वाला चैप्टर भी पीछे वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहां से जब गुप्ताज टाइम पीरियड का भी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है एक टाइम के बाद है, तो गुप्ताज के बाद स्टार्ट होता है पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड, जिसमें कि आपके सिलेबस में है पोस्ट गुप्ता में हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो पोस्ट गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज टाइम पीरियड 550 एडी टू 750 एडी। तो यहां पर फिर से इंडिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया, छोटी छोटी डायनेस्टीज में डिवाइड हो गया, मींस फ्यूडलिज्म सिस्टम की स्टार्टिंग हो गई। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पार्ट है वर्धन डायनेस्टी, जिसमें कि हर्षवर्धन काफी इंपॉर्टेंट है। और हर्षवर्धन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो हैनसांग से रिलेटेड आता है कि हैनसांग चाइनीज जो ट्रेवलर था वो किसके कोर्ट में इंडिया में आया था, वो हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था। हर्षवर्धन ने दो इंपॉर्टेंट असेंबलीज ऑर्गेनाइज की थी, कन्नौज असेंबलीज और प्रयाग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद इंडिया का जो नेक्स्ट टाइम पीरियड था 750 से लेकर के 1191 का जो टाइम पीरियड था, ये कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, ये कंप्लीटली रिलेटेड टू राजपूत एरा। किससे रिलेटेड था, राजपूत एरा। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट राजपूत स्टेट थे, अलग अलग एरिया में राजपूत थे, और पूरा नॉर्थ इंडिया के अंदर राजपूतों ने रूल किया। लेकिन इन सब की प्रॉब्लम ये थी कि इनमें यूनिटी नहीं थी, तो फैक्टर ज्यादा था। यानी कि अगर ये लोग यूनाइटेड रहते, ठीक है ना, आपस में एक दूसरे को हराने की कोशिश या उनसे बड़ा करने की कोशिश अगर एक दूसरे को सपोर्ट करते, तो डेफिनेटली हो सकता था कि इंडिया में मुगल रूल स्टार्ट नहीं होता, मुस्लिम एरा इंडिया के अंदर नहीं आया होता। तो हो सकता है कि इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, इनके बीच में यूनिटी नहीं रही हो, आपस में छोटे छोटे स्टेटों में फिर से डिवाइड हो गया इंडिया। और यही प्रॉब्लम रही कि 1191 में इंडिया के ऊपर जब अटैक होता है, गोरी जब अटैक करता है टेराइन की बैटल में, टेराइन की बैटल में दो बैटल होती है 1191 जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और नेक्स्ट ईयर 1192 में गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। मींस यहां से एक वाटरमार्क स्टार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके और 1191 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं,
एंशियंट हिस्ट्री। क्लियर है? एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री में बेसिकली डिफरेंस क्या है? बिकॉज इस एंशियंट हिस्ट्री के अंदर, इस प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर सभी के सभी रूलर्स कौन थे? हिंदू थे। पूरा का पूरा रिलीजन क्या था? यहां पर हिंदुइज्म था। कल्चर कैसा था? हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग था। इसलिए इसको सेपरेट क्या रखा गया? एंशियंट हिस्ट्री। क्लियर? क्लियर हो गया सभी को? ये एक ब्रीफ सिलेबस आपका एंशियंट हिस्ट्री का। अब देखो इसके बाद है नेक्स्ट है 1192 के बाद का सिचुएशन क्या रहता है? 1191 से पहले इंडिया के अंदर डिफरेंट पोजीशन थी और 1192 से इंडिया के अंदर स्टार्टिंग होती है मुस्लिम एरा की। तो 1192 से लेके और जब तक मुस्लिम एरा रहता है इंडिया के अंदर, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? मेडिवल हिस्ट्री। फ्रॉम 1192 जब तक औरंगजेब रहता है, यानी कि औरंगजेब की डेथ तक का जो टाइम पीरियड था, 1707 तक का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को कहते हैं इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री। यानी कि ये यहां पर मेडिवल हिस्ट्री इसलिए कहते हैं कि सभी के सभी रूलर्स मोस्टली क्या थे? मुस्लिम थे। रिलीजन मोस्टली कौन था यहां पर? मुस्लिम था। कल्चर डोमिनेंट कौन सा था? मुस्लिम कल्चर डोमिनेंट था यहां पर। ठीक है ना? इसलिए इसको मेडिवल हिस्ट्री। अब 1192 से लेके 1707 यानी कि मेडिवल हिस्ट्री में भी दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज रही है या रूलिंग पोजीशन रही है। फ्रॉम 1192 टू 1526 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। यहां पर दिल्ली को सेंटर बना करके डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया। क्लियर? और फ्रॉम 1526 से लेके और 1707 तक का जो टाइम पीरियड था, यहां पर इंडिया में रूल करते हैं मुगल्स। तो इसको कहते हैं मुगल पीरियड। मुगल पीरियड, ये मुगलों का टाइम पीरियड रहा है। तो मेडिवल हिस्ट्री में आपके दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड, ये दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। और ये वाटरमार्क टाइम पीरियड है जिसमें कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत डिसाइड करता है कि इंडिया में मुगल रहेंगे या दिल्ली सल्तनत ही कंटिन्यू रहेगा। तो यहां से डिसाइड ये होता है कि इंडिया में मुगल्स की एंट्री होती है। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके इंडिया में मुगल एम्पायर स्टेब्लिश करता है। अब यहां पर भी देखो, एक छोटा सा मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे याद करना है कि दिल्ली सल्तनत में, यानी कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 डायनेस्टीज ने रूल किया। 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया है। तो उनको याद रखने का क्या तरीका है? गुल खिले तो सांस लो। गुल मीन्स गुलाम डायनेस्टी। फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? गुलाम डायनेस्टी। खिले से खलजी डायनेस्टी। गुल खिले तो टी से तुगलक डायनेस्टी। गुल खिले तो सांस एस से सैयद डायनेस्टी और लो से लोधी डायनेस्टी। तो ये सीक्वेंस है जिन्होंने की दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली के ऊपर रूल किया है। इन्होंने सीक्वेंस वाइज रूल किया। इनके जो हेड होते थे, उस हेड को क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। हेड को क्या कहते थे? सुल्तान कहते थे। और सुल्तान को परमिशन, सुल्तान टाइटल लेने की परमिशन कहां से मिलती थी? कैलिफ से। जो कैलिफ है यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड में या मुस्लिम रिलीजन के अंदर सुप्रीम पोस्ट, रिलीजियस पोस्ट होती है, जो कि सुप्रीम रिलीजियस पोस्ट होती है कैलिफ की, खलीफा की, वही इनका डिसाइड करता है, सुल्तान का टाइटल देता है यहाँ पे। क्लियर? प्लस यहां पर मुगल टाइम पीरियड के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का टाइम पीरियड रहा। इनके हेड को क्या कहते थे? इनका टाइटल क्या था? इनका डेजिग्नेशन क्या था? इनको बादशाह कहते थे। बादशाह। अब ये लोग बादशाह टाइटल क्यों लगाते थे? देखो इसको समझो। जैसे कि इस्लामिक वर्ल्ड में सबसे टॉप पे होता है गॉड। गॉड मीन शाह। नीचे होता कॉमन पीपल। नीचे क्या होता है? कॉमन पीपल। और इन दोनों के बीच में होता है कैलिफ, मीडिएटर। कैलिफ जो है मीडिएटर, यानी कि कैलिफ को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना गया है, इक्विवेलेंट टू गॉड ऑन द अर्थ। यानी कि भगवान तो अर्थ पे आ नहीं सकता, कैलिफ इन लोगों के लिए क्या होगा? भगवान होगा। तो जो भी चीजें माननी होगी कैलिफ से जाकर के वो रिक्वेस्ट करेंगे। तो
बाबर ने कैलिफ को लेटर लिखा था कि आप मुझे सपोर्ट करो, मुझे किसी एरिया के ऊपर अटैक करके अपना एम्पायर को स्टेब्लिश करना, लेकिन कैलिफ ने मना कर दिया था। उसी बात से नाराज होकर के बाबर ने कैलिफ को मानने से मना कर दिया और कहा कि हमारे लिए कैलिफ एलिफ कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? शाह। शाह मींस गॉड, और शाह के बाद कौन है? हम ही हैं। शाह के जस्ट बाद कौन है? जहां पर शाह के बाद कैलिफ आना चाहिए, लेकिन कैलिफ की जगह हम है। मींस किसके बाद? हम बादशाह। वर्ड कहां से आ गया? बादशाह। किसके बाद? शाह के बाद हम ही हैं, तो इसलिए वर्ड क्या आया? बादशाह। क्लियर हो गया? तो ये इस तरह से बादशाह का टाइटल यहां पर लिया गया। ठीक है, तो ये मेडिवल हिस्ट्री तक का टाइम पीरियड है। देन इसके बाद अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका स्टार्ट होता है सिलेबस में, वो आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये भी है, कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, या आपको एक पता होना चाहिए प्रॉपर्ली जब आप टीचर बनने जा रहे हैं, कि व्हाई इट वाज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया। इसको मॉडर्न इंडिया या मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहा जाता है? मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है? बेसिकली आपने कई बार पढ़ा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया क्यों कहा जाता है, क्या रीजन है। देखो, तो ये मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, कई बार टाइटल पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है? मॉडर्न हिस्ट्री, modern history depends on 4 pillars. First pillar was conquest of India by British East India Company. Conquest of India by company. ठीक है, यानी कि कंपनी ने इंडिया को जीत लिया। क्लियर? अब जीतने के बाद क्या करेंगे वो? जीतने के बाद लॉन्ग टर्म तक रूल करने के लिए अपनी पॉलिसीज लॉन्च करेंगे आप। Then second pillar was modern एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन्होंने डेवलप किया, और आज भी वही एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स सेटअप करके गए थे। उसके बाद थर्ड पिलर वाज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आज भी वही चल रहा है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। क्योंकि ब्रिटिशर्स से पहले इंडिया के अंदर पर्शियन लैंग्वेज होती थी मुगल के कोर्ट में, और उस लैंग्वेज की जगह पर इन्होंने ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट कर दिया। देन इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस होकर के फोर्थ पिलर डेवलप होता है, दैट वाज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, conquest of India, second modern administration, third pillar was modern education, and fourth pillar was socio-religious reform. These 4 pillars decided what is the modern India. ठीक है, अब देखो, conquest of India led to colonization. led to colonization. इसका रिजल्ट क्या निकलता है कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का? कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्या बना लिया? कॉलोनी बना लिया। ठीक है ना? कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया लेड टू कॉलोनाइजेशन, एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पिलर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न एजुकेशन, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लेड टू राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। राइज टू नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि इन तीनों के इन्फ्लुएंस से लोगों के बीच में क्या डेवलप हुआ? नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। लोगों के बीच में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले इंडिया के अंदर रीजनलिज्म था। अगर रीजनलिज्म नहीं होता, इंडिया में स्टार्टिंग से नेशनलिज्म होता, तो ब्रिटिशर्स इंडिया को गुलाम नहीं बनाते, वन बाय वन स्टेट के ऊपर अटैक करके उसको जीतते नहीं। लेकिन हम लोगों में पहले नेशनलिज्म नहीं था, तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप हो गया। देन उसके बाद देखो, अब कॉलोनाइजेशन का थीम क्या था और नेशनलिज्म का थीम क्या था? कॉलोनाइजेशन का थीम ये था, मेनली कॉलोनाइजेशन कैसे वर्क करता था? कॉलोनाइजेशन का थीम था कि कंपनी एक्सप्लॉइटेशन द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इन द फेवर ऑफ देयर मदरलैंड, यानी कि इंडिया के जो रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज को क्या कर रही थी? ये एक्सप्लॉइट कर रही थी। किनके लिए? अपने मदरलैंड यानी कि ब्रिटेन के लिए। यहां से रिसोर्सेज को ले जाए जाते थे, कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। अब जब इंडिया में आ गया,
इंडिया के लोगों को समझ में आ गया तो इनका थीम क्या था, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया किसका, इंडियन रिसोर्सेज का, और कहा कि जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं वो इंडिया के लोगों के सोशल वेलबींग के लिए काम में आने चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। मींस इन फोर्थ पिलर की वजह से ये डिफरेंट आइडियोलॉजी डेवलप होगी और ये इधर डिफरेंट आइडियोलॉजी डेवलप होगी। मींस ये इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते थे, ये अपने रिसोर्सेज को प्रोटेस्ट करना चाहते थे। तो यहां पर दोनों के बीच में क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट। क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल या आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि विचारधारा के बीच में, दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। एंड द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, इन डिफरेंट विचारधाराओं के बाद जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि इंडिया के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट, किसकी स्टार्टिंग होती है इंडिया में, नेशनल मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। और इसी नेशनल मूवमेंट के बेसिस पे दिस नेशनल मूवमेंट गिव द बर्थ ऑफ इंडिया एज ए नेशन। इंडिया एज ए नेशन, देखो इंडिया एज ए नेशन, पहली बार नेशनल मूवमेंट की वजह से लोगों ने इंडिया को क्या मानना स्टार्ट कर दिया, नेशन, राष्ट्र। नहीं तो पहले इंडिया डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड था, अवध का अलग एरिया, हैदराबाद का अलग एरिया, मराठा का अलग एरिया। लेकिन इन सब डेवलपमेंट के बाद इंडिया राइज एज ए नेशन। और इसी नेशन कंसेप्ट यानी कि इंडिया के इस नेशन बनने के प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री। क्लियर। तो यही मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, यानी कि इंडिया के नेशनल मूवमेंट की रिजल्ट की वजह से इंडिया डेवलप एज ए नेशन, और इंडिया के इस नेशन बनने के प्रोसेस को ही मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो आज यहां तक इस लेक्चर में यहीं तक करवाते हैं। कल हम या नेक्स्ट जो भी करेंगे, एक वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी एक उसका प्रॉपर्ली सिलेबस का ब्रीफ चार्ट बनाएंगे आपको, और बताएंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे पढ़ा जाता है। रटना नहीं है, समझना आपको चीजों को। तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आराम से पूरे के पूरे वहां पर सोल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।